हेलो स्टूडेंट्स, ईएमआरएस की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी कॉमर्स में किस तरह से अकाउंट्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि लेजर होता क्या है, किस तरह से इसकी पोस्टिंग करते हैं और ये कैसे फॉर्मेट तैयार होता है, कितने कॉलम आते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ईएमआरएस में आने वाली है वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैं लेजर क्या होता है। जितनी भी अब तक आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की थी, कहाँ रिकॉर्ड की थी? जर्नल में। जर्नल में आपने अब तक रिकॉर्डिंग की थी, ठीक है। और जर्नल के बाद जैसे ही आपको रिकॉर्डिंग ट्रांसफर करनी है यानी पोस्टिंग करनी होती है तो आप कहाँ करते हो? लेजर में, ठीक है। यानी लेजर कनेक्टेड है किससे? जर्नल से। जर्नल बेस्ड है। तो लेजर करने से पहले आपको जर्नल आना चाहिए, ठीक है। तो जर्नल की एंट्री पे लेजर कैसे काम करता है ये हम सब समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहाँ से बनता है? अब देखिए लेजर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें लेजर बनाने की। देखो, जैसे हमने जनरल एंट्री कर ली, ठीक है। तो वहां पे सपोज कीजिए हमने राम की एंट्री करी, कैश की एंट्री करी, परचेज की एंट्री करी। तो जनरल मेरा क्या है? ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, जहां मैंने पहली बार एंट्री कर दी। लेकिन लगातार बहुत सारी एंट्री होने के बाद मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे परचेज का बैलेंस कितना बच रहा है, ठीक है। तो क्या मैं, अगर परचेज की 100 एंट्री है तो क्या मैं 100 एंट्री पढ़ने बैठूंगी और तब बैलेंस को निकालूंगी? ऑन द स्पॉट अगर मुझे जानना है, ठीक है, कि मेरा बैलेंस कितना है तो मुझे एक समरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये समरी मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? लेजर, जिससे मुझे एक नजर में ही देखते पता चल जाए कि मेरा बैलेंस कितना है, ठीक है। तो बैलेंस निकालने के लिए हमें लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि लेजर प्राइमरी एंट्री है या प्रिंसिपल है, ठीक है। तो लेजर आपकी प्रिंसिपल बुक होती है। कैसी बुक होती है? प्रिंसिपल बुक। जर्नल आपकी कौन सी बुक होती है? जर्नल अगर आपकी प्राइमरी बुक है, ठीक है, पहली बार आप बना रहे हो, जर्नल एंट्री कर रहे हो, तो वो आपकी प्राइमरी बुक है। उसके बाद आप लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, और प्रिंसिपल्स रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो इस तरह याद रख लेना लेजर आपकी कौन सी बुक है? प्रिंसिपल बुक है। ये हमारे इसमें क्वेश्चन आता है कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5 होते हैं। बट लेजर में अगर बात की जाए तो 8 होते हैं, ठीक है। जर्नल के कॉलम की बात कर लेते हैं। 5 कौन से थे? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोल्डर, डेबिट एंड क्रेडिट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वहीं अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर में कितने बताए मैंने? 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं? डेट, ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट। अब ये सारी साइड आपकी डेबिट साइड होती है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होती है, ठीक है, हैंड साइड। लेकिन कुछ चीजें आपको क्रेडिट में भी पोस्ट करनी है तो क्रेडिट के लिए भी आप यही सेम 4 कॉलम आपकी प्रिंसिपल। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि जितना हमने बिजनेस में, जो भी हम हर साल अकाउंट्स में ये भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस में हमने कितना पैसा लगाया, कितनी हमारी कैपिटल है, कितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है या कितने हमें एक्सपेंस मिल रहे हैं, ठीक है। इनके ओपन बैलेंस क्या है, ठीक है। अगर हम इन्हें आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इनके क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो ये सारी चीजें हमें जाननी है। इन सब चीजों को जानने के लिए हम अपनी समरी बनाते हैं और उनको क्लासीफाई कर देते हैं। कहाँ? लेजर में। तो जितनी भी मेरी रिकॉर्डिंग है, ट्रांजेक्शन जितनी भी मैंने बनाई है, उन सबको मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी? पोस्टिंग कर दूंगी लेजर में। उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या बनाते हो? बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपका एक सिक्वेंस है, प्रोसेस है। तो लेजर को आप क्या बोल सकते हो? प्रिंसिपल बुक। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाते हैं, लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, लेजर किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल बुक है। मैंने वीडियो के अंत में, एंड में वीडियो के, मैंने आपके लिए एमसीक्यूज रखे हैं। जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज भी कराऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट देखिए,
लेजर्स को आप क्या कह सकते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री, लेजर को फाइनल एंट्री भी कह सकते हैं, जिसमें सारी रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। अगर बात की जाए लेजर्स के फीचर्स की, तो फीचर्स क्या है? जो भी लेजर्स है वो मास्टर रिकॉर्ड्स है। ठीक है, सभी एंट्रियों के लिए आप एक तरह से मास्टर रिकॉर्ड्स बनाते हो बिजनेस में, और ये प्रिपेयर किया जाता है जर्नल से। ठीक है, लेजर करंट बैलेंस शो करता है सभी अकाउंट्स के। ठीक है, और लेजर के बेस पे ही आप आगे ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हो। लेजर का बेस क्या है? लेजर किसका बेस बनता है? देखो, लेजर का बेस है जर्नल। ठीक है, और आगे जब आप फाइनल एंट्री बनाओगे ना, जिसमें ट्रायल बैलेंस बनाओगे, P&L और ये, तो इसके लिए आपको लेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, पीरियड होता है, वो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने कितना पैसा कमाया, यानी उसका कैश इनकम कितनी आई। ठीक है, उसने कितने एक्सपेंस किए। साल के अंत तक ये भी जानना चाहेगा कि कितना पैसा लगाया था, कितनी अब उसके पास एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। ये 5 चीज तो जानना ही चाहेगा, आप क्लियर करके याद रख सकते हो। ठीक है, C4 कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट्स और R फॉर रेवेन्यू। अब इन 5 चीजों को जानने के लिए आपका लेजर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, लेजर किस पे बेस होता है? लेजर बेस होता है जर्नल पे। ठीक है, जर्नल के बेस पे लेजर बनाया जाता है, लेकिन लेजर भी किसी और का बेस बन सकता है। किसका? तो ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में सभी के बैलेंस आप जानना चाहोगे, कितने की असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, इनके ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग कितने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फाइनल अकाउंट बनाते हो। फाइनल अकाउंट में आपके P&L और बैलेंस शीट आ जाती है। यूटिलिटीज ऑफ लेजर, लेजर बनाने के क्या फायदे होते हैं? लेजर एक तो हमें प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसकी? एक ही जगह पे मिल जाती है। अगर मैं राम की जानना चाहूँ, किसी डेटर की, शाम की, ठीक है, कैश की, परचेज की, इन सब की इंफॉर्मेशन मुझे एक ही जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर मुझे अपनी पूरी इनकम जाननी है, खर्चे जानने हैं, तो ये भी मुझे लेजर से ही पता चल जाएगा। ठीक है, लेजर सेपरेट बनाए जाते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंस हैं। ठीक है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितने हैं। फिर लेजर के बेस पर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और लेजर हमारी हेल्प करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने में। ठीक है, जिससे कि हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है, किसकी? ट्रांजेक्शन जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की है। और लेजर क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं फाइनल अकाउंट बनाने में। ठीक है, अगर लेजर बना हुआ है तो फाइनल अकाउंट इजीली आप बना सकते हो। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल एंड बैलेंस बनाने के बाद आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। ठीक है, जिससे कि आपको बैलेंस शीट या पोजीशन जानती है। एक बिजनेस की बैलेंस शीट या पोजीशन जानने के लिए आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। अब बात होगी फॉर्मेट कैसा है लेजर का। तो फॉर्मेट 8 कॉलम होते हैं। पहला डेट का, देन पर्टिकुलर, तीसरा आपका जनरल फोलियो, ठीक है, फोर्थ अमाउंट, फिर फिफ्थ आपका फिर से डेट, सिक्स में फिर से पर्टिकुलर, देन जनरल फोलियो, आठवें में अमाउंट। ठीक है, सपोज कीजिए आपको वेजेस के लिए जनरल बनाना है। ठीक है, तो वेजेस अकाउंट लिखोगे, 8 कॉलम बनाओगे। ये पहले 4 कॉलम आपके क्या है? डेबिट साइड, और ये रिमेनिंग 4 है आपके क्रेडिट साइड को शो करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है लेफ्ट हैंड पे कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड पे कौन सी साइड रहती है आपकी? राइट हैंड साइड पे कौन सी साइड रहती है? क्रेडिट साइड। ठीक है, पोस्टिंग करनी है, कोई भी जनरल एंट्री ले लेते हैं। सैलरी टू बैंक, ठीक है, आपने सैलरी दी है 1,50,000। एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी पेड बाय कैश। एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी हमारी यहाँ पे क्या हुई है? सैलरी हमारी क्या हुई है यहाँ पे? डेबिट। ठीक है, तो अगर हमें सैलरी का लेजर बनाना है, सैलरी पे अगर हमें लेजर बनाना है,
तो हमें वही 8 कॉलम लेने पड़ेंगे अपने। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ये आपके 4 कॉलम, पहले 4 कॉलम आपके, ठीक है। कौन सी साइड्स के हैं? डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो अब आप क्या करोगे? सैलरी को आपने क्या करा है? डेबिट किया है। सैलरी के डेबिट अकाउंट में यहाँ डेट लिख के आप आ जाओगे, ठीक है। और सैलरी के डेबिट में आप अमाउंट लिख दोगे। सपोज कीजिए 10,000 आपने दिए हैं, तो अमाउंट आप 10,000 लिख दोगे, ठीक है। अब सैलरी क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट में लिखने का तरीका टू से होता है और क्रेडिट में बाय से। तो डेबिट में आपको दूसरे आइटम लिखना है, जैसे कि कैश है तो टू कैश, ठीक है। और आपको लेजर, और भी एंट्री है अगर सैलरी से रिलेटेड तो इसमें आप करोगे, अदरवाइज लेजर को क्लोज कर दोगे। जैसे यहाँ 10,000 है, अब यहाँ तो कुछ नहीं है तो बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा और यहाँ 10,000 अमाउंट लिख के लेजर को क्लोज कर देंगे। सिमिलरली एक दूसरा लेजर बनेगा आपका कैश का, ठीक है। फिर से आप वही 8 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। अब देखिए कैश क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आ जाइए। क्रेडिट में लिखने का तरीका है बाय, ठीक है। और बाय लिखने के बाद कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो कैश में आप दूसरा आइटम लिखोगे यानी सैलरी, ठीक है, जो उसके साथ होती है। तो बाय सैलरी और यहाँ अमाउंट, यहाँ का 10,000 बैलेंस और यहाँ भी आप अमाउंट में जाओगे, ठीक है, 10,000 लिख दोगे। लेकिन यहाँ डेबिट साइड देखिए खाली पड़ी है, तो यहाँ पे आप टू बैलेंस सीडी कर दोगे और 10,000 लिख दोगे, ठीक है। टोटल बैलेंस आप कर दोगे। तो इस तरह से आप लेजर प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए ये तो थी आपकी एक ही एंट्री, ठीक है, एक ही जनरल एंट्री थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा जनरल एंट्री होती है जिन्हें आप कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है कि जब आप एक अमाउंट को, आइटम को तो डेबिट कर रहे हो, ठीक है, और एक से ज्यादा आइटम को क्रेडिट कर रहे हो। यानी एक आपने कोई भी एंट्री एक डेबिट की है तो अदर्स आइटम को आपने दो को क्रेडिट किया। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, अंकित पेड टू सोहन बाय चेक 19,600। अंकित ने सोहन को 19,600 रुपए दिए, सेटलमेंट ऑफ 20,000, ठीक है। 20,000 देने थे लेकिन 19,600 दिए, तो एंट्री सोहन को रिसीव हो रहा है पैसा, तो सोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक, बैंक से दिए 19,600, लेकिन देने कितने चाहिए थे? 20,000। सोहन को तो 20,000 से ही करोगे, दिए 19,600 बैंक से, तो 400 रुपए का आपको क्या मिला होगा? रिसीव हुआ तो इनकम है 400 रुपए की, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट अलाउड करते हो तो वो एक्सपेंस है, और अगर आपको रिसीव हो रहा है तो वो क्या है? इनकम, ठीक है। सोहन देखिए यहाँ क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो उसके डेबिट में जाओगे, ये डेबिट साइड है आपकी, ठीक है। यहाँ डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉर अमाउंट, ये सब लिखा ही है आपने, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉर अमाउंट। तो यहाँ पे आप टू बैंक लिख दोगे, दूसरी एंट्री तो उसके साथ होती है, टू बैंक लिख दिया, ठीक है। देखो सोहन तो टोटल 20,000 से है ना डेबिट, तो उसके डेबिट साइड में टोटल 20,000 आना चाहिए। 19,600 तो आपको उसे कैश के बैंक के से मिल रहा है, बैंक से पे कर रहे हो, ठीक है। और आपको डिस्काउंट शो करना है 400 रुपए, आप यहाँ भी सोहन के डेबिट साइड में अमाउंट तो आप यही लिखोगे, सोहन के सामने है, ठीक है, इन केस ऑफ कंपाउंड एंट्री। लेकिन उसके साथ जितने क्रेडिट हो रहे आइटम, ठीक है, जिनका टोटल उसके डेबिट साइड के इक्वल है, उतने ही आप यहाँ डेबिट में शो करोगे। जैसे बैंक को शो करोगे 19,600 और डिस्काउंट रिसीव को शो करोगे 400। तो टोटल सोहन का 20,000 रुपए था, और यहाँ हम बाय बैलेंस सीडी कितना कर देंगे, अगर हम इसे बंद करना है तो 20,000 और टोटल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एंट्री करोगे। और अगर हम बात करें बैंक अकाउंट की, बैंक देखिए यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आ जाइए, ठीक है।
बैंक के सामने कितना अमाउंट है, 19,600। तो आपको सिर्फ बैंक के सामने 19,600 ही लिखना है बैंक के अकाउंट में। लेकिन नाम किसका लिखोगे, बैंक तो क्रेडिट है, उसके साथ जो दूसरा आइटम डेबिट है, तो यहाँ कौन सा आइटम डेबिट है, सोहन। तो आप सोहन को बाय सोहन लिख दो। ठीक है। अब तीसरा हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव का लेजर अलग से बनाना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे आप आइटम शो करते हो उतने ही आपको लेजर बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में, डिस्काउंट रिसीव्ड देखिए क्रेडिट हुआ है, तो इसके क्रेडिट साइड में आ जाइए, और जितना डिस्काउंट के सामने प्राइस है, यानी 400 अमाउंट है, तो आप 400 यहाँ लिख दो। ठीक है। अमाउंट सेम है डिस्काउंट का, डिस्काउंट साइड क्रेडिट है तो क्रेडिट, लेकिन डिस्काउंट के साथ जो डेबिट है उसको आपको लिखना पड़ता है बाय लगा के, बाय सो। तो इस तरह से आपकी लेजर एंट्री काम करती है। और समझ लेते हैं, जैसे कि कैश की एंट्री, कैश टू बैड डेट्स रिकवर। कई बार क्या होता है कि आप सोच लेते हो पैसा डूब गया, लेकिन ऐसा डूबा हुआ पैसा आपका वापस आ जाता है। सपोज कीजिए कि आपने किसी को उधार पे माल बेच दिया था डेटर से, ठीक है, और वो कुछ दिन तक पैसे देने वापस नहीं आया, तो आपने उसे बैड डेब्ट्स में रिटर्न ऑफ कर दिया, कि आपने सोच लिया ये पैसा तो मेरा डूब चुका है, अब वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो पैसा अगर वापस आ जाता है, तो इसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर, या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। तो दो लेजर बनेंगे आपके, एक कैश का, एक बैड डेट्स रिकवर का। कैश का लेजर ये रहा, और बैड डेट्स का रिकवर का ये रहा। ठीक है। तो पहली एंट्री से अगर मैं बात करूं, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट कितने से हो रहा है, 600 से। तो लेजर के कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आप यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखना स्टार्ट कर दीजिए 2, डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय, और यहाँ लिख दीजिए 2 बैड डेट्स रिकवर। कितना पैसा मिला, 600 रुपए। ठीक है। दूसरा लेजर बनेगा बैड डेट्स रिकवर का। ठीक है। जितने भी आइटम है उतने ही लेजर बनाने हैं, तो बैड डेट्स बना लेंगे। बैड डेट्स क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट में लिखना स्टार्ट कर दोगे। उसके साथ डेबिट क्या हो रहा है, कैश, तो बाय कैश लिख दोगे, और अमाउंट सेम आप यहाँ से लिख लोगे। ठीक है। सिमिलरली आगे बात करते हैं, मोहन अकाउंट टू कैश, कैश रिसीव। यहाँ 3 चीजें हैं, मोहन है, मोहन का लेजर अलग, कैश का अलग, डिस्काउंट रिसीव का अलग। तो देखिए मोहन की बात करें तो मोहन का पहले ही हम बना चुके हैं। ठीक है। मोहन का हम बना लेते हैं। मोहन क्या हो रहा है यहाँ पे, मोहन क्या हो रहा है, मोहन डेबिट हो रहा है, तो मोहन के डेबिट में आ जाइए। अमाउंट कितना है मोहन का, टोटल 425 रुपए। तो मुझे कैसे लिखने होंगे, टोटल 425 मोहन के डेबिट में आने चाहिए, लेकिन आएंगे कैसे, टू कैश को उठा लो, यहाँ पे आ जाओ, टू कैश 410 रुपए, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव हुआ है 15 रुपए, तो दोनों को आप अलग अलग यहाँ शो कर दोगे। टोटल इसका कितना हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी 425 रुपए। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, अभी ये इसके मोहन की ही एंट्री आपने की है। अब कौन बच गया, कैश। कैश का लेजर आपने पहले से ही बनाया हुआ है, तो कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में आ जाइए। जितने अमाउंट से हो रहा है, यानी 410 से, तो 410 आप लिख दो। लेकिन नाम किसका लोगे, नाम किसका, कैश के साथ डेबिट कौन हुआ, मोहन, तो बाय मोहन। ठीक है। 410 रुपए। अब डिस्काउंट रिसीव्ड का भी एक लेजर बनेगा। डिस्काउंट रिसीव का लेजर कैसे बनेगा, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है क्रेडिट, कितने रुपए से, 15 रुपए से, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में आके 15 रुपए लिख दो और बाय लिख दो। लेकिन नाम क्या लिखोगे, ये क्रेडिट के साथ जो डेबिट आइटम यानी मोहन, तो यहाँ भी आप मोहन लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसके दो लेजर बनेंगे, सैलरी का बनेगा और बैंक का। ठीक है। तो सैलरी के डेबिट साइड, सैलरी डेबिट हो रही है तो डेबिट में लिख दोगे टू बैंक, और अगर बैंक का बनाओगे तो बाय सैलरी। एक शॉर्टकट बताती हूँ मैं आपको, कि जैसे जो, जब आप डेबिट साइड लिखते हो यहाँ, तो ये सेम उठा लिया करो टू वाला आइटम। ठीक है। और जब आप क्रेडिट साइड लिखते हो, तो बाय लगा के डेबिट वाला आप लिख ही दोगे। ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, पोस्टिंग होती है ओपनिंग एंट्री। अब ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है,
कई बार आपको कुछ आइटम्स दिए होते हैं, जैसे कि ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रमन, और आपको पोस्ट करनी है ओपनिंग एंट्री। कैश इन हैंड का बैलेंस है, डेटर्स का, गुड्स का, प्लांट्स का, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्डी डेटर्स, इन सभी के बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो अगर इनकी जनरल एंट्री आप करने बैठोगे तो जितनी भी डेबिट्स चीजें होती है, एसेट्स, एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो इनको डेबिट कर दो, और जितनी भी लाइबिलिटी यहाँ पे हैं उन्हें आप क्रेडिट कर दो, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए, कैश, कैश इन हैंड क्या है, मेरा एसेट्स है, मैंने इसे डेबिट कर दिया। सन्डी डेटर्स भी क्या है, एसेट्स है। प्लांट एसेट्स है, स्टॉक भी एसेट्स है, ठीक है, स्टॉक मेरा करंट एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट्स है, तो इन सबको मैंने डेबिट कर दिया है। और क्रेडिट क्या है मेरा, सिर्फ क्रेडिटर्स, तो मैंने क्रेडिटर और कैपिटल दोनों को क्रेडिट कर दिया है। अब ध्यान रखना कि डेबिट का यहाँ टोटल और क्रेडिट का यहाँ टोटल इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 लाख और 1,70,000 कितना हो गया, 2,70,000। यहाँ आप टोटल कर लेना, 20 और 60, 80 और 40, 120, 120 और 70, 50, 170, और ये 2 लाख। ड्यूअल कॉन्सेप्ट कहता है क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। पर अगर ऐसा हुआ कि एसेट्स ज्यादा है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, यानी कई बार ऐसा होता है कि एसेट्स अगर ज्यादा है लायबिलिटी पे, ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, तो हम मानेंगे कि जो प्रोप्राइटर की कैपिटल है उसे हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। अगर एसेट्स का बैलेंस 2,70,000 आ जाता और यहाँ का टोटल 2,20,000 आ जाता, जो 50,000 रुपए का डिफरेंस है हम लाइबिलिटी साइड में उसे कैपिटल में मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जितने भी आपके लेजर्स, जितनी भी जनरल एंट्री करोगे, स्टॉक की जनरल एंट्री तो स्टॉक का लेजर बनाओगे, प्लांट का बनाओगे, लैंड एंड बिल्डिंग का, ठीक है, क्रेडिटर्स का अलग, कैपिटल का अलग, सभी का रूल वही है, ठीक है, बनाने का तरीका वही है, पर सभी के अलग अलग लेजर्स बनाए जाएंगे। फिर लेजर्स के बैलेंस किस तरह से निकाले जाएंगे, किस तरह दोनों साइड को टोटल किया जाएगा। ट्रायल बैलेंस, देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जब आप पोस्टिंग कर देते हो सभी ट्रांजेक्शन्स की लेजर में, ठीक है, उसके बाद आप बैलेंसिंग आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन जो अब आपको बैलेंस मिल गए हैं अलग अलग, अब वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, ठीक है, ये सब हमें कौन बताता है, इसकी जानकारी हमें देता है ट्रायल बैलेंस। जितने भी टोटल डेबिट साइड के होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के हमेशा इक्वल होंगे क्रेडिट साइड के, ठीक है, यानी डेबिट साइड इक्वल क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस बनाया कैसे जाता है, जब भी आपने लेजर अकाउंट बनाए हैं तो लेजर अकाउंट के जितने भी बैलेंसेस हैं, या तो उनके बैलेंस डेबिट होंगे या उनके बैलेंस क्रेडिट होंगे, ठीक है, इन्हें आप शो कर दोगे ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा देखिए कैसे बनता है, ये ट्रायल बैलेंस है और असीम का, ठीक है, पर्टिकुलर डेट पे बनाया जा रहा है 30 अप्रैल। तो इसमें चार, कितने कॉलम बन रहे हैं आपके, 5, सीरियल नंबर लिखोगे, दूसरे में हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखोगे, फिर थर्ड नंबर पे लेजर फोलियो, यहाँ पे लेजर की काउंटिंग, जितने भी लेजर नंबर आपका है, फिर डेबिट बैलेंस, देन क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब मशीनरी, मशीनरी क्या होती है आपकी, एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स के बैलेंस मैंने बताया डेबिट होंगे, तो डेबिट में देखिए मशीन का प्राइस लिखोगे। फर्नीचर भी एसेट्स है, डेबिट में लिखोगे। कैश भी एसेट्स है, डेबिट साइड। कैपिटल, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का क्या करते हो, क्रेडिट बैलेंस शो करते हो। तो अब इसका जो भी बैलेंस है, ठीक है, आप लाइबिलिटी में लिखोगे क्रेडिट साइड। परचेज, परचेज आपका एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, और एक्सपेंसेस आपका डेबिट होता है। क्लियर करके मैंने आपको कई बार बताया सभी वीडियो में, प्लेलिस्ट से पहली वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। C4 कैपिटल, कैपिटल का नेचर होता है आपका क्रेडिट, लाइबिलिटी का भी क्रेडिट और एक्सपेंस का होता है डेबिट, और ए का भी डेबिट, और आर का भी रेवेन्यू क्रेडिट। याद कैसे रखोगे, ए और ई, यानी एसेट्स और एक्सपेंस,
ठीक है, एक्सपेंस दोनों के बैलेंस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट, बाकी सभी के क्रेडिट। अब ये नरेश देखिए, नरेश अगर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट हुआ है तो इससे कुछ लिया होगा, लाइबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिटर है। सेल्स रेवेन्यू आपकी, सेल्स आपकी डेबिट होगी, सेल्स रेवेन्यू है आपकी तो सेल्स आपकी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रायल बैलेंस शो करना हो, तब आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी चीजें डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट, ठीक है। ए और ई, एसेट्स और एक्सपेंस आपके डेबिट होंगे हमेशा ही, ठीक है, और बाकी आपकी कैपिटल, रेवेन्यू और एक्ट, ठीक है, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी, ये सब आपके क्रेडिट होंगे। तो अगर आपने क्लियर कॉन्सेप्ट याद किया हुआ है, मॉडर्न अप्रोच जो रूल है, तो आप ये क्वेश्चंस करेंगे। आजकल तो हमारा जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, जो भी हमारी क्लास लगी है लेजर से रिलेटेड, अब उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स मीन। अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, एंट्रिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल, क्या आप जनरल में एंट्री कर रहे हो, या एंट्रिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर, लेजर में कर रहे हो, या एंट्रिंग ट्रांजेक्शन इन ट्रायल बैलेंस, या ट्रायल बैलेंस में कर रहे हो, या एंट्रिंग ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब आप पोस्टिंग कर रहे थे तो कहाँ कर रहे थे, पोस्टिंग का वर्ड जब भी आपका आएगा, पोस्टिंग वर्ड से ही आपको समझ लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, लेजर, ठीक है। पोस्टिंग को लेजर से कनेक्ट करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग को किससे कनेक्ट करोगे, रिकॉर्डिंग को आप जनरल से कनेक्ट करोगे, ठीक है। और पोजीशन को आप बैलेंस शीट से, ठीक है। और इनकम एंड स्टेटमेंट को आप पीएनएल से। तो ये चीजें अगर आपको याद है, ये कीवर्ड्स होते हैं जिनसे कि आप अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ देखिए पोस्टिंग की बात आ रही है, पोस्टिंग की बात आ रही है, तो जनरल से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पोस्टिंग कहाँ कर रहे हो, लेजर में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, लेजर बनाया किससे आपने, वाउचर से, ट्रायल बैलेंस, जनरल से, फाइनेंशियल से। अभी मेरी पूरी वीडियो आपने देखी तो जनरल जितनी भी हमने एंट्री की थी, ठीक है, रिकॉर्डिंग की थी हमने जनरल में, और जनरल के बेस से हम बना रहे थे लेजर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनरल, पहले तो जनरल। नेक्स्ट देखिए, लेजर इज अ बुक इन विच, लेजर बुक है, रियल और नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करती है, रियल और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है, रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट सब मेंटेन करता है, पर्सनल नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करता है। देखो जब हम लेजर बना रहे थे तो हम जनरल पे बेस बना रहे थे, ठीक है, और जनरल पे ऐसा तो नहीं था कि पर्सनल अकाउंट की जो एंट्री है सिर्फ हम वही रूल फॉलो कर रहे थे, या फिर जो रियल थे वही, या फिर जो नॉमिनल रूल था वही। देखिए हम रूल तो तीनों ही फॉलो कर रहे थे, तो यहाँ तो आंसर हो जाएगा आपका रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन। अकाउंट तो आपके मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो ये है कि इसमें पर्सनल अकाउंट के बैलेंस, बात बैलेंस की होगी, तब पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बैलेंस ही आगे जाएंगे, फॉरवर्ड किए जाएंगे फॉर द फ्यूचर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट आपका एक्सपेंस और इनकम लॉसेस को दिखाता है, तो लॉसेस, एक्सपेंस, इनकम एंड गेन, ये इसी साल के आप शो करोगे, तो इनके बैलेंस फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, बैलेंस आगे अगले साल फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो प्रोसेस है, ट्रांजेक्शन जर्नल से आप ला रहे हो और लेजर में ले जा रहे हो, इसको क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया लेजर के साथ आप वर्ड क्या याद रखोगे, लेजर के साथ पोस्टिंग याद रखोगे। तो आइए आंसर देखते हैं, जनरलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड कॉस्टिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लेजर अकाउंट आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अभी मैंने बताया कि किस किस के अकाउंट को आप नेक्स्ट ईयर नहीं ले जाते, तो मैंने बताया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या ऑल ऑफ दिस। तो मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट को आप नहीं ले जाते, अगर क्वेश्चन में नोट को हटा दो, ये पूछते किस किस को ले जाते हैं, तो पर्सनल और रियल अकाउंट को ले जाते, और नोट पूछा है तो नॉमिनल को नहीं ले जाते। याद कैसे रखोगे, एन फॉर नोट, एन फॉर नॉमिनल, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना।
व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस ओनली? कौन सा अकाउंट है जिसमें हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, इसमें कभी आपको क्रेडिट बैलेंस दिखेगा ही नहीं? तो ऐसा कौन सा है कि जो हमेशा ही ओनली डेबिट बैलेंस शो करे? ठीक है, चलो ऑप्शन जान लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल या ऑल ऑफ दीज? तो डेबिट बैलेंस हमेशा किसका होता है? एसेट्स का। ठीक है, और एसेट्स किस में आती है? रियल अकाउंट। हाउ मेनी अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन अ ट्रांजेक्शन? किसी भी ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट अफेक्टेड होते हैं? ओनली वन, ओनली टू, एटलीस्ट टू, टू और थ्री? अब देखो, आपने पढ़ा है कि दो भी होते थे, तीन भी, कहीं कहीं चार भी हो रहे थे। ठीक है, चार्जेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, रिकवर। लेकिन उसने क्वेश्चन में आंसर आप करिए, एटलीस्ट टू तो होते ही है। ओनली वन तो हम कर ही नहीं सकते, ओनली टू। ओनली टू लिमिट नहीं है ना, अगर हमने कंपाउंड एंट्री कर दी तो तीन भी आ जाएंगे, तो ओनली टू नहीं कर सकते। टू और थ्री फिक्स नहीं है, हम चार भी एंट्री कर सकते हैं, आइटम हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन एटलीस्ट टू तो होनी चाहिए। वेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर, अगर नुकसान हुआ है फायर से, और गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट इज डेबिटेड विद, तो डेबिट किससे करोगे आप? फायर अकाउंट को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने का माल बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ग्रॉस प्रॉफिट, या कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, या आपने जितने का माल खरीदा था। तो देखिए, जब लॉस्ट बाय फायर की एंट्री करते हैं, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट, तो जितने का सामान आप वेस्ट होता है तो उसे परचेज में डाल देते हो, तो यहाँ पे राइट आंसर कॉस्ट ऑफ उस परचेज ही हो जाएगा। ऐसा भी सोच सकते हो। ठीक है, लॉस बाय फायर हो, सैंपल हो, एडवर्टाइजमेंट हो, सैम्पलिंग हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, ठीक है, थेफ्ट, चोरी हो गई, ठीक है, या गुड्स निकाली पर्सनल यूज पे, गुड्स, कैश नहीं बोल रही मैं, गुड्स निकाल ली, ड्राइंग्स कर ली, ठीक है, तब ये सारी परचेज में चली जाती है। परचेज को आप उस केस में क्रेडिट करते हो। ये तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस? कौन सा खर्चा जो रेवेन्यू नहीं है? रेवेन्यू नहीं है उसका मतलब वो कैपिटल है, और कैपिटल कौन सा होता है? जो एसेट से रिलेटेड हो या बड़ा अमाउंट हो। तो देखो, सैलरी, इलेक्ट्रिकली, वाटर, रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी, परचेज। तो सैलरी आप हर बार देते हो तो ये तो रेवेन्यू है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आते ही रहते हैं हर साल, ठीक है, हर महीने आ रहे हैं तो रेवेन्यू है। वाटर भी रेवेन्यू है। लेकिन रिपेयर कर रहे, सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की है, उस पे रिपेयरिंग करा रहे हो। अब आप कहोगे मैम, आप तो हमेशा बताते हो कि जैसे रिपेयर है छोटा मोटा, वो रेवेन्यू में चला जाएगा। ठीक है, पर पुरानी ही मशीन है तो उस पे कैसे लगा रहे हो? तो देखो, जब भी आप मशीन खरीदोगे फर्स्ट टाइम, आपके घर में अगर फर्स्ट टाइम पुरानी गाड़ी भी आती है तो आप पूजा करते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई परचेज की है, मैटर नहीं करता वो न्यू है या ओल्ड है। ठीक है, ओल्ड भी है तो भी उसके साथ जितने भी इंस्टॉलेशन चार्ज हैं, इंस्टॉलमेंट लगाने के या उसके रिपेयर के, ठीक है, या वेजेस के, ये फर्स्ट टाइम की बात होगी, तो वो सभी आपके तीनों किस में आएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। तो ईएमआरएस के लिए मैं डेली प्रिपरेशन करा रही हूँ, डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ वीडियो, एक वीडियो ही आप डेली देख लो, इतनी प्रिपरेशन इनफ नहीं है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हैं, आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, एमसीक्यूज दिए जाएंगे, टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाएगी, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।